Hello, my name is Gaurav Anand and today we are going to start with the chapter solution, liquid solution. ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सो सॉल्यूशन का बेसिक आइडिया थोड़ा सा हम लोग के पास पहले होता है। सॉल्यूशन किसमें बोलते हैं? जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और अगर जहाँ सॉल्यूशन का बात किया है तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर्स को पढ़ते क्यों हैं ये जानना जरूरी है, और इसका डेली टू डेली लाइफ में कहाँ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि हम लोग को लगता नहीं कि वो सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही देखता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग अगर जहाँ बहुत लंबे समय तक हाथ को पानी में डिबो कर रखते हैं तो हाथ में एक सिर्वलिंग टाइप का एक चीज होता है, हाथ में एक ऐसा एक मतलब स्पॉट आ जाता है, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ठीक है। हाथ थोड़ा सा उंगली का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसको सिरिवलिंग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? ऑस्मोसिस के वजह से होता है, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, जो हिली एरियाज में रहते हैं, मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? फ्रोजन फ्रॉग बहुत लोग देख पाते हैं। फ्रोजन फ्रॉग ऐसा फ्रॉग होता है जो फ्रोजन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो उसका डेथ होता है, वो मरता नहीं है, फ्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से उसके बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसका जो वाटर है वो फ्रीज नहीं हो रहा है, क्या रीजन से वो फ्रीजिंग से रुक रहा है, ठीक है। ये रीजन से ये भी हम लोग इस चैप्टर में देख सकते हैं। फिर हम लोग हिलीज एरियाज में क्या देखते हैं कि बहुत सारा बर्फ गिरा है एक कार पे गिरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मतलब फ्रोजन कार के ऊपर पूरा चारों तरफ से बर्फ गिरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? अगर जब बर्फ गिरा हुआ है तो सिंपली जो अंदर कूलेंट है, मतलब जो बेसिकली इंजन में कूलेंट यूज होता है, कूलेंट यूज होगा तो कूलेंट क्या होगा? फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर जब कूलेंट फ्रीज कर गया तो हम लोग क्या पता है, आइस का वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम वाटर ज्यादा होता है तो क्या होगा? वो बस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वो चीज ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी फ्रीज, जो कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर जहां हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कोक, एक कैन का जो कैन कोक बोतल होता है, एक डाइट कोक होता है, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग कंडीशन में बस्ट करते हैं। तो इन सब सारे चीजेस को जो डेली लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली सॉल्यूशन का पार्ट है, जो कि हम लोग को लगता नहीं कि सॉल्यूशन चैप्टर उसमें इन्वॉल्व है। तो यही सब रीजन से हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने का जरूरी है। प्लस क्यों पढ़ रहे हैं ये भी रीजन है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम्स में मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर्स का हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जब हम लोग बात करते हैं तो एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर का बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में ही हो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि इफ अ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी द लिक्विड्स ओनली द फेज विल लिक्विड। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि गैसियस फेज भी सॉल्वेंट का हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि लिक्विड फेज का ही होगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अगर जब बात करें, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो तरीका होता है। एक होता है अमाउंट मेथड, मतलब अगर जहाँ जिस अमाउंट मेथड के लिए क्या मतलब, अगर जहाँ कंसेंट्रेशन किसी एक कंपोनेंट का ज्यादा है उसको क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम है उसको क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट। ये अमाउंट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड फेज मेथड बोलते हैं। मान के चलिए हम लोग सॉलिड प्लस गैस का मिक्सचर बनाए और फाइनली जो मिक्सचर हम लोग को मिला है दैट इज वी आर गेटिंग इन द सॉलिड फॉर्म। तो उसमें क्या है? सॉलिड फॉर्म में मिला, मतलब उसका मतलब क्या है? उसमें जो सॉलिड फॉर्म में मिला, फेज के बेसिस क्या बोल सकते हैं कि उसमें सॉल्वेंट क्या रहा होगा? सॉलिड, और सॉल्यूट कौन सा रहा होगा? गैस, ठीक है। तो ये तरीका बेसिक तरीका है जो कि हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिंपली 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी विद द 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दैट इज वेपर फ्रीशन, ठीक है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में कवर होते हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन पार्ट है ये एक्चुअली मोल कंसेप्ट का पार्ट है,
जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है क्लास 11 में ऑलरेडी हो चुका होता है मोल कंसेप्ट। अगर जहाँ इसका बात किया जाए मोल ये कंसंट्रेशन टर्म, थोड़ा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा इसका है, थोड़ा उसमें भी इसको बताया जाए, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। सेकेंड वन स्टार्ट करना दैट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं एक कोई कंटेनर है, एक ऐसे है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड है और ऊपर पूरा खाली है, वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम। अगर जहाँ जैसे लिक्विड का बात करते हैं, जैसे लिक्विड रहता है ना, होता क्या है, लिक्विड का इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे भी कोई मतलब कंटेनर हम लोग देख नहीं पाते हैं, सिंस इवापोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, तुरंत हो जाता है इवापोरेशन, तुरंत हो। मतलब अगर जहाँ इसका नेक्स्ट कंडीशन देखें तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट फिगर देखना कोशिश करें तो यहाँ पर तो लिक्विड है ही, लेकिन यहाँ पर कुछ वेपर्स मॉलिक्यूल्स भी आना स्टार्ट हो, मतलब क्योंकि पता है हम लोग को कि वेपराइजेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, तुरंत होना स्टार्ट कर जाता है, तुरंत होना है, बहुत जैसे तुम लिक्विड आते हैं वैसे उसका वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेपर्स ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर जब बात करें इसके बाद यहाँ पर मतलब एक और कंडीशन लेते हैं, मतलब इसी के बाद तो यहाँ पर क्या है कि लिक्विड भरे हैं और यहाँ पर वेपर्स ज्यादा, यहाँ पर वेपर्स पड़े हुए, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में अगर जब बात करें, इनिशियल कंडीशन में तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है। अब एक टाइम आएगा कि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स आ जाए, एक टाइम होगा यहाँ पर बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल्स आ जाए। तो जब वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए और कंटेनर को थोड़ा हम लोग सील कर देते हैं, सील रखते हैं, बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल आ गए तो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या स्टार्ट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एग्रीगेट बनने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या करना स्टार्ट करेगा, वहां पर उसका कंडेंस्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां पर उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब इनिशियली मान के चलो 5 मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहा था, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। एट दैट पॉइंट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाए, वहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होने वाला है ड्यू टू दिस वेपर्स, दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक चीज सिंपली पता चला, वेपर प्रेशर जो है वो एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, वो ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर जब मान के चलो सिर्फ एक पार्टिकल जा रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो पार्शियल प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवापोरेशन के बराबर हो जाए, और उस टाइम पे जो वेपर्स होंगे, जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहां पर क्या पॉइंट हुआ, यहां पर क्या बोल सकते हो कि यहां पर अगर जब मान चलो इनिशियली ये एक्स मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा तो बाद में भी एक्स मॉलिक्यूल ही कंडेंस्ड होगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से रेट ऑफ इवापोरेशन is equals to rate of condensation, ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। वहां पर रेट ऑफ प्रेशर रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, इक्वल होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम पूरा नहीं लिखे हैं, स्प्रिंग इवापोरेशन लिखना है, इवापोरेशन, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और एक चीज और क्या पता चला हम लोग को कि वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चला इससे, वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, ठीक है। यू कैन आल्सो से वेपर प्रेशर इज अ इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां देखो अगर जब मान के चलो आइडियल गैस इक्वेशन में लोग क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी,
ठीक है। PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कंटेनर क्लोज्ड है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर जहां हम लोग क्लोज किए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को भी बाहर नहीं जा रहा कोई भी ना, जब भी रेट ऑफ कंडेंसेशन इवेपोरेशन बात है नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे। टेम्परेचर तो ऑलरेडी सर्टेन टेम्परेचर पे हम लोग रखे हुए हैं, तो यहां पर जो प्रेशर मिल रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये हम लोग को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है वेपर प्रेशर कहां पे डिफाइन होता है, ठीक है, जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इसके बराबर हो जाए, और बेसिकली इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, जिसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट द वेपर्स द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल बोलते हैं, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है एट रूम टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा फिक्स होगा किसी 23.8। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमेशा वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, और वो कैसे रिलेट होता है वो बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो हर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अलग होगा, और लिक्विड्स पे भी हर एक वेपर प्रेशर डिफरेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग होता है, जो कि बाद में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। सो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड is the pressure exerted by the vapors ठीक है, by the vapors when the rate of condensation is equals to, या बोल सकते हो when rate of evaporation and rate of condensation are equal, या are in equilibrium, are equal भी बोल सकते हैं, equal और in equilibrium, ठीक है। वो equilibrium में भी है तो वही चीज सेम मीन, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो वेपर प्रेशर ऑफ वेपर वर्सेस टाइम का जब एक ग्राफ ड्रॉ होता है, एक नॉर्मल ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। प्रेशर ऑफ वेपर्स, नॉट वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है। इसका वर्सेस टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इनिशियली जो होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, तो एक सर्टेन टाइम पे जाके क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सेम हो जाता है। तो यहां पर मान के चलिए, यहां से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्या हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये जो इसके बाद पूरा सीन हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम। और यहां पर बात किया जाए तो हमेशा यहां पर क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। यहां पर अगर जब बात की जाए, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम पर जब मॉलिक्यूल्स बहुत एग्रीगेट होते हैं तो वो क्या होता है, कंडेंस करना स्टार्ट होता है। सो ये एक ग्राफ है, एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है जो कि हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है और यहाँ पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। Okay, so we also say the pressure becomes, you can say the pressure becomes constant at equilibrium,
यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनिशियली क्या हो, जब तक यहाँ पर चेंज आ रहा है तब तक क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, और जैसे ही वो जहाँ से कंडेंस करना स्टार्ट हो गया उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन का रेट जब बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और एट दैट पॉइंट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो वेपर प्रेशर डिपेंडेंस का बात करते हैं, अब वेपर प्रेशर कैसे कैसे डिपेंड करता है, किस पे चेंज होगा। सो ठीक है, सो वेपर प्रेशर डिपेंड्स फर्स्ट नेचर ऑफ द लिक्विड, और सेकेंड डिपेंडेंस इसका होता है टेम्परेचर। अभी इसको हम लोग देखेंगे कैसे लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली जितना भी लिक्विड्स होता है, ठीक है, सारे लिक्विड्स के बीच क्या होता है, अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कोई मॉलिक्यूल्स को वान डेर वाल फोर्सेस होंगे, कोई मॉलिक्यूल्स के वान डेर वाल फोर्सेस में भी जो डिफरेंट फोर्सेस होंगे, किसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जहाँ ज्यादा हो, मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होने की वजह से जो नेचर है वो लिक्विड का अलग फोर्स दिखाएगा। और अगर जब वेपराइजेशन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं वहां से। अगर जब मानते हैं मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ द लिक्विड का बात करते हैं, अगर जब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे को टाइटली बाइंड करके रखेगा, ना तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो उनका वेपराइजेशन प्रोसेस में जाना कंपेरेटिवली थोड़ा टफ होगा। सिंपली है ना कि अब हम लोग क्लास में बैठे हैं, अब क्या है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और हम उसी के साथ रोज बैठते हैं। अब हुआ क्या कि अब कोई बोला कि नहीं, कोई फोर्स लगा कि नहीं तुम इसको हटाओ अपनी जगह से, लेकिन तुम बोलोगे ना मेरा बेस्ट फ्रेंड हम नहीं छोड़ेंगे। उसी टाइप से मॉलिक्यूल्स में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या चाहेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ना नहीं चाहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स अपना जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे तो उनका वेपर फॉर्म में जाने का कैपेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में अगर जब बात करें नेचर ऑफ द लिक्विड का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतना उसका वेपराइजेशन प्रोसेस लेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल्स अपना जगह नहीं छोड़ना चाहता है, या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है, वो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो पहला चीज क्या हो, नेचर ऑफ लिक्विड। सो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बोल सकते हैं, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, so you can add vapor pressure of liquid depends on the force of attraction, ठीक है, force of attraction between molecules, present between the molecule। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो हर एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए नेचर ऑफ लिक्विड का जब बात करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो अब बोल सकते हो द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, lesser will be tendency to evaporate। ठीक है, hence and vice versa। ठीक है, vice versa। ठीक, तो इससे क्या पता चला हम लोग को, इससे हम लोग क्या एक चीज पता चल गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वेपर प्रेशर। ठीक है, इसे ये पता चल गया। ठीक है, अब इसी में इसका रेलिवेंट क्या लगाते हैं। ठीक है, इसका रेलिवेंट क्या होता है कि इससे हम लोग वेपर प्रेशर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का जब हम लोग बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने बात किया है कि वहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वो क्या होता है, उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहां से एक और पॉइंट लिख सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना सा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन हो चुका है, किया रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रेलेवेंस निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग समराइज करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स, this means vapor formation difficult। मतलब अगर जहां इसमें बात करें तो क्या हो, ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको, फिर तब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके वेपर्स फॉर्म में ले जाने के लिए तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो मतलब ज्यादा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोर टेम्परेचर और हेंस यू कैन से मोर बॉइलिंग, मोर बॉइलिंग। क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी, उसको अगर हम लोग ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी लगने वाला है। अगर ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो मतलब दिस करस्पॉन्ड्स टू मोर टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रॉम हियर यू कैन से हैव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी कैन से अबाउट द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट रेलेवेंस, हाउ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, वेपर प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का। आसान आसान कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अरेंज इन द फॉलोइंग, arrange the following in order of vapor pressure and volume। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, वाटर, इथेनॉल और डाइमिथाइल सॉरी। इनका बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बताना है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच पता चल जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सिंपल। तो वेपर सब के बीच हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जब हम लोग बात करते हैं तो वाटर, ठीक, वाटर का बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। वाटर क्या होता है, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। वाटर का जब हम लोग बात करते हैं तो वाटर में क्या होता है, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो वाटर का अगर जब बात करें तो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। तो दोनों जो वाटर का ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के बीच देखें
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। देखो दोनों हाइड्रोजन उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और भी मल्टीपल लेयर्स होते हैं, हम बस एक लेयर दिखा है, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल में देख रहे हैं तो इथेनॉल में एक साइड H है, एक साइड C2H5 है, एक साइड H एक C2H5 है। तो यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं इस केस में, तो इस केस में क्या है, एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दूसरा तो है नहीं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ही होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैपेबिलिटी ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैपेबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब जो थोड़ा हाइड्रोफोबिक, मतलब उतना प्यार नहीं है उसको हाइड्रोजन का बॉन्डिंग के लिए, ठीक, क्योंकि वहां पे कार्बन बॉन्ड है। लास्ट जो एग्जांपल है दैट इज OCH3, ठीक है। अब अगर जाओ तो हम लोग मीडियम में, सॉरी यहाँ पे वाटर रख रहे हैं, ठीक है, मीडियम में वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, वाटर में डाले हैं, ठीक है, वाटर में डाले हैं। तो यहाँ पर कितना भी हम लोग वाटर डाल दें, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो अगर जब बात करें मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे भी हो रहा है, और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर का बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें तो किसमें सबसे ज्यादा है, दैट इज इन वाटर मॉलिक्यूल, फिर इथेनॉल, फिर डाइमिथाइल, इधर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को क्या पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो अगर जब बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आप देना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन इथेनॉल का, देन इसका, ठीक है। और वहीं अगर जहां बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर निकालना तो क्या होगा, उसमें वाटर का क्या होगा सबसे कम, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर इथेनॉल का, फिर वाटर। तो वाटर का लोएस्ट वेपर प्रेशर होने वाला है कंपैरेटिव टू दिस, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वेपर प्रेशर, उतना ज्यादा बॉइलिंग, ठीक है। ये पहला एग्जांपल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो अब इसमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। अब अलग तरीके का फोर्स के किसका बात करते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस का, ठीक है। वहां पर तो ठीक है बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे वान डेर वाल फोर्सेस का बात करते हैं। अगर जब वान डेर वाल फोर्सेस का बात करते हैं तो वान डेर वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है, साइज पे और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अगर यहां पर देखते हैं, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C7H8, ठीक है, सही क्या है ना, हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली किसका ज्यादा होने वाला है, टॉल्यूइन का, ठीक है। तो वान डेर वाल फोर्सेस क्या होता है, हम लोग क्या पता है, वान डेर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग को ये पता है। तो इनमें जो वान डेर वाल फोर्सेस लगने वाले हैं, मतलब अगर ना दो टॉल्यूइन को ऐसे रख दिया जाए तो
इसमें जो वांडर वाल फोर्सेस लगने वाला है, जो वांडर वाल फोर्सेस इनको लगने वाले हैं, इसमें ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू द बेंजीन वन, जो वांडर वाल फोर्सेस ये दिखाने वाला है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हुआ, वो किसमें ज्यादा हुआ, टॉल्विन में, ठीक है। सो टॉल्विन से ज्यादा, सॉरी बेंजीन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हुआ, टॉल्विन में। तो अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोले तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल सकते हैं कि बेंजीन टॉल्विन का ज्यादा, बेंजीन का कम, ठीक है। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसमें, कम किसमें, बेंजीन में। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो गया, बेंजीन का, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Another example is of orthonitrophenol and another one is paranitrophenol. इसका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर जहां ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बात करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर जहां ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। तो जिसके वजह से इसका हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। अगर हम लोग इसको लिक्विड वाटर में डालें तो इसका हाइड्रोजन जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और वहीं इसमें बात करें तो इसमें क्या है, कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर हम लोग इसको लिक्विड सॉल्यूशन में डालेंगे भी, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में डालेंगे भी, ठीक है, अगर जहां वाटर डालें तो ये क्या होगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, यहां का भी जो ऑक्सीजन होगा वो भी वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ग्रुप में, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ग्रुप में हुआ। तो जो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, दैट इज ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और हम लोग को पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। सो यू कैन राइट पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और वेपर प्रेशर का बात करें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा देन पैरानाइट्रोफिनॉल। So this is how we can determine the vapor pressures of the molecules and vapor pressure of the boiling point of the molecules। कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का नेचर ऑफ द लिक्विड पे हम लोग देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। अब सेकेंड जो फैक्टर हम बात किए थे दैट इज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड जो वेपर प्रेशर का बात किए तो वो किसका डिपेंडेंस बात किए थे, टेम्परेचर। चलिए टेम्परेचर पे बात करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कशन कर लिया कि वेपर प्रेशर कैसे नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब सेकेंड जो हम लोग के पास बचा था वो क्या बचा था, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे कैसे वेपर प्रेशर चेंज होता है।
थोड़ा सा ठीक है। देखिए अगर जहाँ टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, अगर जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दैट आल्सो रिजेंबल्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, रैंडम मोशन बढ़ गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ा मतलब मॉलिक्यूल रैंडमली पूरा एकदम मूव कर रहे हैं, मतलब बहुत आसानी से फ्रीली इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर से रिपीट करें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ा, मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसी वजह से वो फास्टली मूव कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे को बांध के रखेगा ना, हम तुमको इधर नहीं जाने देंगे उधर नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ा, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हुआ, बोल सकते हैं कि दैट रिजेंबल्स देयर इज अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल्स, दैट व्हाई द मॉलिक्यूल्स विल एबल टू मूव फास्टर। तो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर ज्यादा कैसे हुआ, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर से टेम्परेचर बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ा, रैंडम मोशन बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स आसानी से इवापोरेट हो सकते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर के लिए क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट अ पॉइंट when temperature is increased, when temperature is increased, when temperature is increased, the kinetic energy of molecules also increases, the kinetic energy of molecules also increases and molecules will move more faster and that resembles less attractive forces present between them, less attractive forces present between the molecule, hence more vapor pressure। तुम लोग पहले ही देख चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर का, ठीक। तो यहाँ पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से बोल सकते हैं ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सो हम लोग क्या पता चला यहाँ से, टेम्परेचर इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्लॉसियस क्लेपरन ने एक इक्वेशन दिया था, जो कि इक्वेशन क्या था, LNP, उसने बेसिकली वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन दिया था, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय R इंटू 1/T प्लस C, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, क्लॉसियस क्लेपरन इक्वेशन। और अगर यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बात करें तो ये क्या हो गया, ln P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R 1/T1 सॉरी 1/T2 minus 1/T1, so this is at different temperature, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर पे है, P प्रेशर है, वेपर प्रेशर P2 P1,
फाइनल इनिशियल, डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब एंथैल्पी वेपराइजेशन, आर क्या गैस कांस्टेंट, टी क्या है, T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature. So this is the relation we are getting the by Clausius. उन्होंने क्या दिया था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन जो दिया था हम लोग के पास ही। ठीक है, तो इसका अगर जब ग्राफ ड्रॉ करना तो काफी आसान हो जाएगा। अगर जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं LNP वर्सेस 1/T का, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं LNP वर्सेस T का, बहुत आसान हो जाएगा। कई बार ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए LNP वर्सेस 1/T का ग्राफ देखें तो ये क्या हो गया, दिस इज y इज इक्वल्स टू mx माइनस mx प्लस c, तो ग्राफ विद नेगेटिव्स। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जब बात करें तो वाटर, और अगर जब इसका ग्राफ का ड्रॉ करें तो ये एक बोल सकते हैं दिस इज ग्राफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑफ इथाइल ऑक्साइड, सॉरी डाइथाइल। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो क्लास हम लोग आज तक यहीं कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से हम लोग करेंगे। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दी वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर डिपेंडेंस। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए।